नमस्ते दोस्तों, नमो नमः। एक बार फिर कटारिया संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंत में माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा और उस माहेश्वर सूत्र के अंदर हमारे पास में आने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों के बारे में सामान्य जानकारी ली। और इस वीडियो के अंदर माहेश्वर सूत्र के आधार पर चलने वाली जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र के आधार पर, माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग माहेश्वर सूत्र के आधार पर बनने वाली जो वर्णमाला है उस वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट लिया स्वर। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? अच। जैसे कि हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र लिखे थे तो उससे के प्रारंभ में 4 जो सूत्र थे, कितने सूत्र थे हमारे पास में? 4 सूत्र थे। उन 4 सूत्रों के अंदर कितने वर्णों की व्याख्या की गई है, कितने वर्णों को वहां पर बताया गया है। तो वो जो हमारे पास में स्वर थे उन स्वरों की संख्या थी 9। कितनी संख्या थी? 9। अब ये 9 स्वर जो थे वो कौन कौन से थे, अब उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला हमारे पास में निकल करके आता है मूल स्वर। मूल स्वर जो होते हैं उन मूल स्वरों की संख्या होती है 5। अब ये मूल स्वर कौन कौन से थे? जैसे ए, ई, उ, री और ली। ये जो 5 जो वर्ण थे, इन 5 वर्णों को क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसके बाद में हमारे पास में निकल कर क्या है? सेकंड पॉइंट। और उस सेकंड पॉइंट में हमारे पास में होगा संयुक्त स्वर। अब ये जो संयुक्त स्वर होते हैं, इन संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। और ये वर्ण होते हैं हमारे पास में ए, ओ, आई, औ। ऐसे हमारे पास में ये 4 वर्ण निकल करके आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल स्वर कितने आए? 5। और संयुक्त स्वर कितने हुए? 4। तो 5 और 4 टोटल कितनी हो गई? 9। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में, जैसे माहेश्वर सूत्र के आधार पर, संस्कृत भाषा में बोले तो माहेश्वर सूत्र आधारेण है स्वर वर्णः सन्ति। स्वर वर्णः सन्ति अर्थात स्वर वर्ण होते हैं। जैसे कि हमारे पास में ऑप्शन आ जाए 7, 8। ऐसा ऑप्शन ना आकर के हमारे पास में कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन आ जाए, जैसे कि 9, 11, 12 और ऑप्शन आ जाए हमारे पास में 13। तो इस ऑप्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा के आधार पे तो कितने मानेंगे? 13। और इसने पूछा कि माहेश्वर आधारेण है, माहेश्वर सूत्र आधारेण है स्वर वर्णः सन्ति, स्वर वर्ण होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के आधार पे स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9। तो उस समय हमारा ऑप्शन क्या होगा? 9 होगा। अब देखिए कि दोस्तों, इनके अलावा हमारे पास में और भी स्वर होते हैं और उन स्वरों को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। उनको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। अर्थात दीर्घ स्वरों की व्याख्या या अपन लोग कह सकते हैं दीर्घ जो स्वर होते हैं, इन दीर्घ स्वरों के बारे में माहेश्वर सूत्र के अंदर लिखा हुआ नहीं है। अर्थात दीर्घ स्वर जो होते हैं, ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 4। और ये वर्ण होते हैं, जैसे हमारे पास में मूल स्वर होते हैं, इन मूल स्वरों का ही दीर्घ बनाया गया है। जैसे ए जो आया, इससे ए का दीर्घ हो जाएगा आ। ऋश्व जो ई है, इस ऋश्व ई का हो जाएगा दीर्घ ई। ऋश्व जो उ है, इसका हो जाएगा दीर्घ उ। और ऋश्व जो री है, इस ऋश्व री का दीर्घ स्वर हो जाएगा दीर्घ री। लास्ट में बचा हमारे पास में ली वर्ण। इस ली वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर के तैयार होता है कि स्वर वर्णः सन्ति। स्वर वर्णः सन्ति, स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्णः सन्ति, स्वर वर्ण कितने होंगे? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में वही ऑप्शन हो 9, 11, 12 और 13। तो देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के आधार पे तो कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। लेकिन क्वेश्चन आया कि स्वर वर्णः सन्ति, स्वर वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल स्वर कितने हुए? 5। संयुक्त स्वर कितने हुए?
4 और दीर्घ स्वर कितने हुए 4, अर्थात टोटल करेंगे तो हमारे पास में कितने ऑप्शन होंगे 13। एक तो ये क्वेश्चन बन करके आता है हमारे पास में। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन करके आता है और वो स्वर क्वेश्चन होगा हमारे पास में, प्रश्न होगा, और वो है जैसे कि दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वराः सन्ति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं, इन संयुक्त स्वरों को भी क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर ही कहते हैं। अर्थात संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई 4 और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी हुई 8। तो ऐसा जब हमारे पास में क्वेश्चन आए तो वहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ होगा 8 और उसी ही ऑप्शन को अपने को राइट कर देना है। इस प्रकार से इससे संबंधित हमारे पास में ऐसे 3 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वर, यानी कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वरों की व्याख्या नहीं की गई है। अब इसके बाद में हम लोग बातें करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। तो माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास में व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में निकल करके आया व्यंजन वर्ण। और इन व्यंजन वर्णों को हम लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में क्या, हल, अर्थात हल प्रत्याहार से संबोधित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं और माहेश्वर सूत्र में कितने बताए गए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में जैसे कि व्यंजन वर्ण से संबंधित, देखिए स्वर से संबंधित हमारे पास में सूत्र आ चुके थे कितने 4। अब व्यंजन वर्ण से संबंधित तो माहेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी थी 14। 14 में से हम लोगों ने स्वर के कितने निकाल लिए 4, तो हमारे पास में टोटल सूत्र कितने बचे 10। अर्थात अपन लोग कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर व्यंजन वर्ण यानी कि हल वर्णों से संबंधित कितने सूत्र होते हैं 10 सूत्र होते हैं। अब वो कौन कौन से थे, अब उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण, स्पर्श वर्ण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है स्पर्श। स्पर्श वर्ण जो होते हैं, इन स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं, इन स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25 और ये वर्ण होते हैं कहां से कहां तक, कैसे लेकर के मैं तक। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कैसे लेकर के मैं तक, इसका मतलब ये हुआ कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग। अर्थात उनको हम लोग कह सकते हैं कु, चू, टू, टू, पू। अर्थात ये जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण। अर्थात अपन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इन वर्णों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अब इनके दूसरे नाम, ये जो आए हमारे पास में कु, चू, टू, तू, पू, इन वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है। कौन से वर्ण कहते हैं, उदित वर्ण। अब अपने पास में क्वेश्चन लिया जाए कि उदित वर्णाः सन्ति, क्वेश्चन लिया जाए अपने पास में उदित वर्णाः सन्ति, उदित वर्ण होते हैं। तो यदि हमारे पास में ऑप्शन में लिखे हुए हो जैसे कि 22, 23, 24, 25, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर हमारे पास में इसका आंसर होगा 25, क्योंकि स्पर्श वर्ण जो होते हैं, इन स्पर्श वर्णों को ही क्या कहते हैं, उदित वर्ण कहते हैं। इनको, इनका दूसरा नाम वर्गीय वर्ण भी है। वर्गीय वर्ण, अर्थात वर्गीय वर्ण का मतलब हो गया वर्गीय, वर्ग के। कौन से हो गए, वर्ग के वर्ण। अर्थात कै पूरा वर्ग हो गया, चै पूरा वर्ग हो गया, टै पूरा वर्ग हो गया। अर्थात ये जो हमारे पास में लिखे हुए हैं कु, चू, टू, तू, पू, इनको हम लोग वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। और इनसे संबंधित हमारे पास में एक सूत्र आता है और वो सूत्र होगा, उसको हम लोग कहते हैं कादयोः मावशाना, कादयोः मावशानाम् स्पर्शानाम्, स्पर्शानाम्।
अर्थात कादियो कैसे आगे, मावशाना मैं, और अवशान का मतलब होता है रुकना, कै के आगे और मैं पे जाकर के रुकना, अर्थात इन दोनों के मध्य में आने वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्श वर्णाः सन्ति, स्पर्श वर्ण होते हैं, तो उसका आंसर कितनी होंगे, 25। उदित वर्णाः सन्ति, तो उसका भी आंसर कितना होगा, 25। और वर्गीय वर्णः अस्ति, तो वर्गीय वर्ण भी कितने होते हैं, 25 ही होते हैं। और इनसे संबंधित हमारे पास में सूत्र आता है कादयोः मावशाना स्पर्शाना। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में चलने वाले वर्ण, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट लिया स्पर्श वर्ण। अब इसके बाद में माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे हमारे पास में और भी व्यंजन वर्ण है, अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। और वो वर्ण हमने हमारे पास में जैसे अंतस्थ वर्ण, कौन से वर्ण हो गए हमारे पास में, अंतस्थ वर्ण। अब देखिए दोस्तों, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, इन अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। सबसे पहले अंतस्थ वर्ण कहते किसे हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में प्राण वायु अंदर ही रहती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में प्राण वायु अंदर ही रहती है, उन वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। और ये अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। अर्थात इससे संबंधित देखिए कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो देखते हैं अपन लोग, य, व, र और ल। अर्थात ये जो 4 वर्ण होते हैं, इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। और इनसे संबंधित हमारे पास में सूत्र आता है, और वो होगा यणो अंतस्थानाम। अर्थात यण वर्ण जो होते हैं, कौन से वर्ण, यण वर्ण जो होते हैं, इन यण वर्णों को ही क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतस्थ वर्णस्य क्रमः अस्ति, जैसे ऑप्शन डाल दिया य, व, र, ल। एक तो ये ऑप्शन डाल दिया, एक ऑप्शन डाल दिया उसने य, व, र, ल। उसके बाद में एक ऑप्शन डाल दिया यहाँ पर य, र, ल, व। इनमें से कोई नहीं, ऐसा यहाँ पर एक ऑप्शन डाल। तो देखिए दोस्तों, य, व, र, ल, उस समय एग्जाम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि य, व, र, ल, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, इनमें आने वाले जो व्यंजन वर्ण होंगे, इन व्यंजन वर्णों के नीचे क्या होगा, हलंत लिखा हुआ होगा। और हिंदी भाषा के आधार पे हम लोग देखेंगे तो य, र, ल, व, ये हिंदी भाषा के आधार पे इसका आंसर होगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र के आधार पर, तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा होगा, य, व, र, ल, जिनके नीचे हलंत किया हुआ है। तो ये थे हमारे पास में चलने वाला अंतस्थ वर्ण। ये माहेश्वर सूत्र के अंदर चलने वाले हमारे पास में जैसे कि 25 और 4 29। अब इसके बाद में हमारे पास में एक पॉइंट और आता है, और वो होता है ऊष्म वर्ण। वो कौन सा होगा, ऊष्म वर्ण। अर्थात अपन कह सकते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है ऊष्म वर्ण। ये ऊष्म वर्ण जो होते हैं, इन ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी होगी, 4। अब ऊष्म वर्ण कहते किसे हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में प्राण वायु यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती हो, तो उनको कौन सा वर्ण कहेंगे, ऊष्म वर्ण कहेंगे। और उन ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होगी, 4। और ये वर्ण होंगे हमारे पास में स, श, स और है। अर्थात इन 4 वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण। और इससे संबंधित हमारे पास में सूत्र होता है शलोष्माणाम। इससे संबंधित हमारे पास में सूत्र होता है शलोष्माणाम। अर्थात सल वर्ण जो होते हैं, इन सल वर्णों को ही हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में हमारे पास में देखिए, यहाँ पर अंतस्थ वर्ण के अंदर सही क्रम पूछा गया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन ऊष्म वर्ण के बारे में भी पूछा जा सकता है।
लिखा हुआ मिल सकता है कि उष्ण वर्णस्य सही क्रम है, यानी कि क्रम है अस्ति, तो उस समय अपने को ऑप्शन लगाने हैं स, श, स और है, जिनके नीचे हलंत किया हुआ है वो अपने को ऑप्शन लगाने होंगे। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने प्रारंभ में स्वर पढ़े थे तो स्वर के आधार यानी कि स्वर जो थे वो माहेश्वर सूत्र के आधार पे स्वर जो आए वो कितने होते हैं, 9। उसके बाद में आया हमारे पास में व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, अब वो चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श वर्णों की संख्या 25, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 और ऊष्म वर्णों की संख्या 4। देखिए 25 और 9 29, 29 से 4 33, अर्थात टोटल व्यंजन वर्ण कितने निकल करके आए, 33। तो माहेश्वर सूत्र में कुल कितने वर्णों की व्याख्या की गई, अर्थात कुल कितने वर्णों के बारे में बताया गया, 42 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो ये थी हमारे पास में चलने वाली माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और वो होगा पाणिनि के आधार पर वर्णमाला। किसके आधार पर, पाणिनि के आधार पर वर्णमाला। और इससे संबंधित पिछली रीड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनि मतानुसारेण, पाणिनि मतानुसारेण वर्णाः सन्ति, पाणिनि के मत के अनुसार वर्ण होते हैं। तो उसमें वहां पर कितने ऑप्शन थे, कौन सा अपने को राइट करना था, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में स्टार्ट होता है पाणिनि के आधार पर वर्णमाला। पाणिनि के आधार पर वर्णमाला, अर्थात पाणिनि के आधार पर कुल जो वर्ण है वो कुल वर्ण माने गए हैं 63 या 64। अब मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि पिछली रीड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनि के आधार पर वर्णाः सन्ति, वर्ण होते हैं, तो उसका आंसर कितना था, 63 और 64। तो देखो दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें तो वर्णों की संख्या निकल करके आई 42। अब पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या 63 और 64 कैसे मानी गई है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे पास में जैसे सबसे पहले वही पॉइंट रहेंगे, जैसे स्वर, और स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं, अच। स्वरों को क्या कहते हैं, अच। उसके बाद में हमारे पास में वही पॉइंट लिया जाएगा मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई, 5, और ये वर्ण होते हैं हमारे पास में ए, ई, उ, री, और यहां पर मैं लिख देता हूं री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या किया गया इसके अंदर कि ये जो हमारे पास में मूल स्वर जो 5 निकल करके आए, इनमें से प्रारंभ के 4 ए, ई, उ, री, इनकी मात्राएं बनाई गई। और वो मात्रा थी हमारे पास में जैसे ऋश्व, दीर्घ, और संस्कृत भाषा में एक मात्रा और चलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्लुत। ऐसे 3 मात्राएं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ए, ई, उ, री, इनकी 3 मात्रा बनाएगी, तो कौन सी हुई, ऋश्व, दीर्घ और प्लुत, अर्थात इनकी 3 मात्रा बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने वर्ण हो गए, 1 ए, ई, उ, री, यानी कि हमारे पास में कितने वर्ण हो गए, यहाँ पर 4। इन वर्णों की कितनी मात्रा बनाई गई, 3 मात्रा बनाई गई। तो 4 × 3 हम लोग टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है दोस्तों, देखो मूल जो स्वर होते हैं उसके प्रारंभ में ए, ई, उ, री, इनके कितनी मात्राएं बन जाती है, अर्थात कितने वर्ण हो जाते हैं, 12। इसके नीचे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर री। देखो दोस्तों, ये जो री है, इस री को सिर्फ और सिर्फ एक ही माना गया है। इस री को सिर्फ एक ही माना गया है, और वो एक यहाँ पर माना गया है कौन सा, ऋश्व। कौन सा माना गया है, ऋश्व। यदि री को ऋश्व ही मानते हैं तब तो कितने रहेंगे, 1। यदि इस ऋश्व के स्थान पर इसको प्लुत और मान लिया जाए, तो री को प्लुत वर्ण और मान लिया जाए, तो इन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अर्थात अपन कह सकते हैं कि री के कितने हो सकते हैं, यदि ऋश्व मानते हैं तब तो 1, और यदि ऋश्व और प्लुत मानते हैं तब 2। क्योंकि ठीक है दोस्तों, तो देखिए
यदि इनको ऋष्व माना जाता है तब तो एक, और यदि इसको प्लित और मान लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? दो। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि री जो वर्ण होता है, इस री वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, अर्थात इस वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आए हमारे पास में मूल स्वर। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में, सेकंड पॉइंट था हमारे पास में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वरों की संख्या थी हमारे पास में 4, और ये वर्ण थे हमारे पास में ए, ओ, आई और औ, अर्थात ये 4 वर्ण थे। देखिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन लिया था कि दीर्घ स्वराः सन्ति, दीर्घ स्वर होते हैं, तो उस ऑप्शन में हम लोगों ने लगाया था 8। कारण संयुक्त स्वरों को क्या माना गया है? दीर्घ माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमेशा किसका अभाव रहता है? ऋष्व का अभाव रहता है। इसके अंदर हमेशा किसका अभाव रहता है? ऋष्व का अभाव रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्णों को क्या माना गया है? एक तो दीर्घ स्वर माना गया है, और इन वर्णों को कौन सा माना गया है? प्लुत वर्ण माना गया है। देखिए दोस्तों, हमारे पास में वर्ण कितने आए? 1 2 3 4, अर्थात 4 वर्ण निकल कर के आए। इनकी हम लोगों ने कितनी मात्रा बनाई? 2। एक तो है दीर्घ और एक है प्लुत। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास में टोटल कितने बन करके आ गए? 8। देखिए दोस्तों, हमारे पास में आया स्वर, अर्थात पाणिनि के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल स्वर हमारे पास में कितने आए? 12। उसके बाद में री वर्ण था, उस री वर्ण को या तो 1 मानेंगे या फिर हम लोग कितने मानेंगे? 2। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, या फिर हम लोग लिख लेते हैं 2। संयुक्त स्वर जो थे उनको दीर्घ और प्लुत माना गया, तो टोटल कितने निकल करके आए? 8। अब इसका हम लोग टोटल करते हैं। 12 और 2 14, 14 और 8 कितने हो गए हमारे पास में? 22। यानी कि यदि हम लोग इसको 2 मानते हैं तो कितने वर्ण निकल करके आ गए? 22। और यदि हम लोग इसको 1 मानेंगे, यानी कि 1 कम करेंगे, तो इसके अंदर कितने निकल करके आ जाएंगे? 21। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही हो सकता है कि पाणिनि के आधार पर स्वर होते हैं, तो पाणिनि के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 21 या 22। ठीक है दोस्तों, तो पाणिनि के आधार पे जो स्वर थे, अर्थात उन स्वरों की व्याख्या इस तरीके से की है, इस प्रकार से की गई है, और उनके स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 21 और 22। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और वो पॉइंट है हमारे पास में व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण होगा हमारे पास में? व्यंजन वर्ण, अर्थात पाणिनि के आधार पर व्यंजन जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण हमारे पास में कितने माने गए हैं, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में व्यंजन, और व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? हल वर्ण। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वही पॉइंट रहेंगे हमारे पास में, जैसे स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण रहेंगे? स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। और ये वर्ण कहां से कहां तक माना गया है? कैसे लेकर के मैं तक। ठीक है दोस्तों, और इनसे संबंधित सूत्र था कादयोः मावशानाम स्पर्शानाम। इसके बाद में लिखा हम लोगों ने अंतस्थ वर्ण, और इन अंतस्थ वर्णों की संख्या थी हमारे पास में 4, और ये वर्ण थे य, व, र और ल। नीचे हलंत भी करना है अपने को, और इनसे संबंधित हमारे पास में सूत्र था यनो अंतस्थानाम। उसके बाद में आया हमारे पास में ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण जो थे उन ऊष्म वर्णों की संख्या थी हमारे पास में 4, और ये वर्ण होते हैं स, श, स और है, अर्थात ये 4 वर्ण माने गए हैं। तो ये तो थे हमारे पास में, जैसे कि माहेश्वर सूत्र में भी थे, और यहाँ पर भी पाणिनि जी ने उनको स्वीकार किया। इनके बाद में आता है हमारे पास में यम वर्ण। कौन से वर्ण? यम वर्ण, और इन यम वर्णों की संख्या मानी गई है 4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आया हमारे पास में विसर्ग। पाणिनि जी ने विसर्ग को भी माना है, तो उनकी संख्या मानी गई 1 माना गया है यहाँ पर पाणिनि जी के अनुसार अनुस्वार, और उस अनुस्वार की संख्या भी मानी गई 1।
एक होता है हमारे पास में जिह्वामूलम वर्ण। जिह्वामूलम जो वर्ण है वो जिह्वामूलम वर्ण भी माना गया है। एक माना गया है हमारे पास में उपद्यमानीय वर्ण, उनकी संख्या भी मानी गई एक। और अंत में आता है हमारे पास में दुह स्पष्ट वर्ण, तो दुह स्पष्ट वर्ण भी माने गए हैं एक। अब देखिए दोस्तों, यम वर्ण कौन से होते हैं पहले उनके बाद, यानी कि हमारे पास में आता है जैसे कि कै, ख, ग और घ। देखिए दोस्तों, वर्ग के 4 वर्ण, यदि वर्गीय के 4 जो वर्ण होते हैं उन 4 वर्णों के आगे यदि द्वित्व किया हुआ हो और उसके आगे यदि वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो उनको कौन सा वर्ण कहेंगे? यम वर्ण कहेंगे। विसर्ग, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, ऐसे जो हम लोग 2 डॉट लगाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग। अनुस्वार, इसको एक माना गया, अर्थात जो हम लोग ऊपर मैका और मैका इन वर्णों का जो अनुस्वार बनाते हैं उनकी संख्या भी मानी गई एक। जिह्वामूलम, देखिए दोस्तों, जिह्वामूलम के अंदर हमारे पास में ऐसे 2 अर्ध विसर्ग चिन्ह होते हैं और उनके आगे कै और ऐसे ही एक और होता है, यानी कि अर्ध विसर्ग वर्ण और उसके आगे लिखा हुआ होता है ख। इन वर्णों को कौन सा माना गया? जिह्वामूलम। उपद्यमानीय, ऐसा ही हमारे पास में अर्ध विसर्ग, उसके आगे पै, फिर उसके बाद में अर्ध विसर्ग, उसके आगे है। इन दोनों वर्णों को कौन सा माना गया? उपद्यमानीय वर्ण माना गया। और दुह स्पष्ट वर्ण जो होते हैं, अर्थात दुह स्पष्ट वर्ण होते हैं हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ। देखिए दोस्तों, इनके बारे में अर्थात यम वर्ण के बारे में और दुह स्पष्ट वर्ण के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले इनका एक बार टोटल कर लेते हैं ताकि हमारे पास में आने वाली 63 और 64 वर्ण बने कैसे, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए 25 स्पष्ट वर्ण निकल करके है, अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने हुए? 4। यम वर्ण कितने माने गए? 4। विसर्ग 1, अनुस्वार 1, जिह्वामूलम भी 1, उपद्यमानीय भी 1 और दुह स्पष्ट वर्ण माने गए 1। तो इनका टोटल करते हैं। 25 से 4 29 और 4 33, 33 से 4 37, 38 39 40 41 42। तो देखिए दोस्तों, पाणिनि के आधार पर, किसके आधार पर? पाणिनि के आधार पर, अर्थात उसकी वर्णमाला के आधार पर व्यंजन वर्ण जो होते हैं उन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? 42। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा स्वरों की संख्या पाणिनि के आधार पर कितनी निकल करके आई थी? 21 और 22। पाणिनि के आधार पर अभी हम लोगों ने निकाला व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों की संख्या निकल करके आई 42। अब इसका हम लोग टोटल करते हैं। देखिए 4 और उसके बाद में कितने आ गए? 6। कितने वर्ण निकल करके आ गए? 64। और इसमें यदि एक कम कर दिया जाएगा तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 63। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 2 क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं कि पाणिनि के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 21 या 22, पाणिनि के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या 42। 63 और 64 वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीक के अंदर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारे पास में पाणिनि के आधार पर चलने वाली वर्णमाला। अब देखिए दोस्तों, यम वर्ण किसे कहते हैं और दुह स्पष्ट वर्ण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं। जबकि ये एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा जाएगा हमसे, लेकिन इन वर्णों की पहचान कैसे करनी है, अब उसके बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में आता है यम वर्ण। अब यम वर्ण होते कौन से हैं उनके बारे में, यानी कि जो हमारे पास में वर्ग होता है उस वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के आगे यदि द्वित्व, कौन सा वर्ण? द्वित्व। द्वित्व का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग एक बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कै, कै वर्ण लिखा, तो इसके आगे हमारे पास में कै ही लिखा हुआ होगा और ये दोनों वर्ण जो होंगे वो आधे आधे होंगे, अर्थात अपन कह सकते हैं इस तरीके से वहां पे लिखा हुआ होगा। इन वर्णों के आगे यदि, जैसे कि नेक्स्ट एक और लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिखा ख, और इस वर्ण के आगे भी क्या लिखा हुआ होगा? ख लिखा हुआ होगा, अर्थात अपने पास में लिखा हुआ मिलेगा, अपने पास में इस तरीके से ये ख लिखा हुआ मिलेगा।
यदि इनके आगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के आगे यदि द्वित्व वर्ण और इनके आगे यदि वर्ग का किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ण हो तो, अब पंचम वर्ण का मतलब हो गया य, मैं, ग, न, इन 5 वर्णों से इनके आगे यदि वर्ग का इनमें से कोई सा भी वर्ण लगा हुआ है तो आने वाला द्वितीय जो वर्ण होता है, आने वाला जो द्वितीय वर्ण होता है, इस द्वितीय वर्ण को ही कौन सा वर्ण कहा जाएगा? यम वर्ण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, पाली कनी ऐसा शब्द लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में क्या आ गया? कै। कै के बाद देखो क्या लिखा हुआ है? कै। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है? न। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर द्वित्व हो गया और इसके आगे कौन सा वर्ण आ गया? वर्ग का पंचम वर्ण। तो आने वाला द्वितीय जो वर्ण होगा, इस द्वितीय वर्ण को हम लोग कौन सा वर्ण कहेंगे? यम वर्ण कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, अक्नी ऐसा शब्द ले लिया, यानी कि वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा। और इस वर्ग के आगे हमारे पास फिर से तीसरा वर्ण आ रहा है, फिर इसके आगे न लिखा हुआ गया, इसका मतलब वर्ग का पंचम वर्ण। तो आने वाला द्वितीय जो वर्ण होगा, इस द्वितीय वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? यम वर्ण कहते हैं। तो ये होता है यम वर्ण। अब दुह स्पष्ट वर्ण किससे कहते हैं? अब उसके बारे में हम लोग सामान्य जानकारी लेते हैं। तो दुह स्पष्ट वर्ण जो होंगे हमारे पास में, जैसे दुह स्पष्ट वर्ण, ठीक है दोस्तों, दुह स्पष्ट वर्ण किसे कहते हैं? और हमारे पास में जैसे कि ऐसा जो चिन्ह लिखा हुआ था पाणिनि की वर्णमाला के आधार पर, अब ये बनता कैसे है उसके बारे में देखिए दोस्तों। एक तो होता है हमारे पास में डैश, ठीक है। इस डैश से पहले यदि हमारे पास में क्या आ जाए? स्वर। क्या आ जाए हमारे पास में? स्वर। और इस डैश के बाद में भी हमारे पास में क्या आ जाए? स्वर। तो अपन कह सकते हैं पूर्व में स्वर हो, फिर इसके आगे डै लिखा, ठीक है दोस्तों। तो स्वर के आगे डै, तो डै के आगे यदि स्वर हो तो ये जो डै होता है, ये डै दुह स्पष्ट वर्ण के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे वो देखते हैं। जैसे कि अपने पास में शब्द आ गया मीडे, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। अब देखो मीडे शब्द जो लिखा हुआ है, इसके अंदर इसके टुकड़े करते हैं, आप लोग समझते हैं। देखिए मैं को हलंत किया, उसके बाद में क्या आया हमारे पास में? ऋश्व ई। ऋश्व ई के बाद में हमारे पास में आ गया डै। डै के ऊपर देखो एक मात्रा लगी हुई है ए। अब चेक करते हैं, प्रारंभ में देखो क्या लिखा हुआ है? स्वर। स्वर के आगे क्या लिखा हुआ है? डै। डै के आगे भी क्या लिखा हुआ है? यानी कि स्वर। तो ये जो अपना जो रूप है वो परिवर्तन कर लेगा और किसमें परिवर्तन हो जाएगा? दुह स्पष्ट वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वाला जो वाक्य है, ये वाला जो शब्द है, वो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? अग्नि मीड़े पुरोहितम, ऐसे हमारी एक सुक्ति चलती है, उस सुक्ति के अंदर ऐसा वहां पे लिखा हुआ मिलता है। इसका सेकंड एग्जांपल देखो, मीड़े काय। अब इसको हम लोग बोलते हैं मीडे काय। इसमें भी हमारे पास में वही प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले मैं के बाद में ऋश्व ई, फिर उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है डै। डै के बाद में क्या आ गया यहाँ पर? ए, यानी कि स्वर। स्वर के बाद में डै, डै के बाद में स्वर आ गया। तो ये जो डै है वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? दुह स्पष्ट वर्ण में। और ये वाला जो शब्द है वो परिवर्तन होकर के लिखा जाएगा मीड़े काय। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं दुह स्पष्ट वर्ण। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करें ताकि ये जो क्लासेज जो चल रही है उन तक भी पहुंचे और उनका अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद।